14 जून 2023 से लेकर 13 जुलाई 2023 तक इन 30 डेज के लिए इंडिया का 22nd लॉ ऑफ कमीशन के आधार पे यूसीसी का अलग अलग पब्लिक और रिलीजियस बेसिस पे अपना ओपिनियन मांगा है। जैसे ही इस स्टेटमेंट को जारी किया गया तो कुछ अपोजिशन पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी इस तरह से तो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और चाहती है कि सभी धर्मों पे सिर्फ एक धर्म का राज हो, वो भी हिंदू का। इनफैक्ट उन लोगों ने ये तक कह दिया कि ये हिंदुओं का एक प्रोपेगेंडा है बाकी धर्मों पे अपना धर्म इम्प्लेंट करने के लिए। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। तो कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि सभी धर्मों पे हिंदू धर्म को इम्प्लांट कर दिया जाए, बल्कि इसके आने की वजह से भारत के सभी लॉज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इंडिया के अंदर होने जा रहा है, बल्कि काफी सारे डेवलप्ड नेशंस ऐसे हैं जिनमें ये ऑलरेडी हो चुका है। ज्यादातर सभी डेवलप्ड नेशंस के अंदर यूसीसी लागू होता है और कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूसीसी पूरे नेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाएगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सिर्फ ये सजेस्ट किया है कि सारे स्टेट्स अपने अपने यहाँ पे यूसीसी को लागू करें। और उत्तराखंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उत्तराखंड भारत का सबसे पहला यूसीसी स्टेट बनने जा रहा है। इनफैक्ट वहाँ के सीएम का तो 2022 में पोजीशन में आते ही सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि हम अपने स्टेट पे यूसीसी लागू करेंगे। इनफैक्ट 19 जून को भी वहाँ के सीएम ने खुद ही कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, बल्कि कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। जिसके पीछे का कारण ये था कि अभी 6 महीने पहले ही उन्होंने एक कमेटी सेट की थी जो हर जगह पे जाके पब्लिक टू पब्लिक उनके ओपिनियंस ले रही थी और उन्हीं के आधार पे वो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि यूसीसी जितना बड़ा फैसला आखिर स्टेट गवर्नमेंट पे क्यों छोड़ा जा रहा है? तो इसके पीछे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो दोनों ही चीजें चाहते थे। वो चाहते थे कि यूसीसी इम्प्लेंट भी हो और वो ये भी चाहते थे कि अभी यूसीसी इम्प्लेंट ना हो। आज तक अगर देखा जाए तो हर धर्म का अपना एक पर्सनल लॉ है। जैसे हिंदूज में अगर देखा जाए तो द हिंदू मैरिज 1955, मुस्लिम्स के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, क्रिश्चियंस में द इंडियन क्रिश्चियन एक्ट 1872 और पारसीज के अंदर द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। ऐसे और भी रिलीजन्स हैं जिनके अंदर ऐसे एक्ट्स लागू होते हैं। बेसिकली पर्सनल एक्ट वो होते हैं जिनमें मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जो कि बेसिकली रिलीजन टू रिलीजन डिफर करता है। एग्जाम्पल के तौर से अगर हम देखें तो अगर आप एक हिंदू हो तो आप 2 शादी नहीं कर सकते, 2 शादी करना इलीगल होता है। वहीं पे अगर आप मुस्लिम हो तो आप 4 शादियां कर सकते हो। इंडिया के अंदर रिलीजन बेसिस पे अलग अलग लॉज होते हैं। बस यूसीसी यही चाहता है कि इन अलग अलग लॉज को ना होके एक लॉ को इम्प्लेंट किया जाए, जिसके बाद इंडिया के हर सिटीजन के लिए एक कॉमन लॉ लागू हो जाएगा, जिसपे बेसिकली उनके मैरिज, उनके कास्ट, उनकी कम्युनिटी, उनका डिवोर्स और प्रॉपर्टी, एडॉप्शन, इन जैसी चीजों पे एक ही लॉ लागू होगा पूरे नेशन पे। अब इसी चीज को लेके आजादी से पहले से नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में काफी बहस चल रही थी। शुरुआती दौर में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था उस टाइम पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यूसीसी को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। अब जिसके अंदर उन्होंने एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया था जिसका नाम था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसका राजकुमारी अमृत कौर ने जम के विरोध किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि बहुत सी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जैसे पर्दा, सती प्रथा, इस तरह की चीजें वो रिलीजियस मैटर से बोल के इनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उनके इस आर्गुमेंट पे आगे उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्टेट इस चीज के लिए अलग से फैसला ले सकती है और फिर उस स्टेट के फैसले के बेसिस पे ही इस लॉ को डिफाइन किया जाएगा। अब इस बात को लेकर असेंबली के अंदर काफी ज्यादा बड़ी जंग छिड़ गई। लोग 2 पार्टीज में डिवाइड हो गए। फर्स्ट ग्रुप के अंदर डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी और के.टी. शाह जैसे लोग शामिल थे, जिनका ये मानना था कि यूसीसी को इम्प्लेंट करके उसको पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल देना चाहिए। दूसरा ग्रुप था नेहरू जी रेड कांग्रेस का, जिनका ये मानना था कि यूसीसी को इम्प्लेंट नहीं करना चाहिए। जिनका ये भी कहना था कि अभी देश में काफी सारी वॉर वैसे ही चल रही है और इस बेसिस पे अगर यूसीसी को लागू किया जाएगा तो जो माइनॉरिटीज हैं उनको इनसिक्योर फील होगा। उनको लगेगा कि देश उनके पर्सनल रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उस टाइम पे ड्राफ्टिंग मैनेजमेंट के चेयरमैन थे, बट वहीं पे दूसरी तरफ नेहरू जी भी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। क्योंकि उस टाइम पे दोनों ही पार्टीज काफी पावरफुल थी, तो किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यूसीसी को बहुत ही स्मार्टली कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डालने की जगह पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के अंदर डाल दिया गया, जिसके अंदर डीपीएसपीस के आर्टिकल 14 के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि आगे जाकर आगे की गवर्नमेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि यूसीसी लागू हो।
अब इसमें खेल देखो, अगर शुरुआत से ही यूसीसी को पार्ट 3 के अंदर डाल दिया जाता तो इस पे कानून भी बनाना पड़ता और सबको इसको मानना भी पड़ता। ऐसा न कर पाने की वजह से इसे सेक्शन 4 में डाल के एक सजेशन के रूप में आगे आने वाली फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन इस पे एक बात तो श्योर हो जाती है कि आज तक इस चीज के ऊपर लोगों के बहुत ही ज्यादा डाइवर्स ओपिनियन है। हम दोनों ही लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे। पहले हम उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जान लेते हैं जो इसके पूरी तरह से खिलाफ है, जिनके सभी आर्गुमेंट्स के अंदर 4 मेजर आर्गुमेंट्स हैं। उनके पहले आर्गुमेंट के हिसाब से उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट यूसीसी के आधार पे हिंदू धर्म को सभी और धर्म पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है, यानी कि ये गवर्नमेंट हिंदू प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को सभी धर्मों पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है। सो अगर यूसीसी लागू हो गया तो उन्हें अपने कस्टम्स को छोड़कर हिंदू धर्म के कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा आर्गुमेंट उनका ये है कि यूसीसी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 के आधार पे इंडिया के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने के पूरे अधिकार हैं। यानी यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडिया के ही अगेंस्ट है। और उनका तीसरा आर्गुमेंट ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स भी इस चीज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो यूसीसी को शेड्यूल 7 की कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं रखते। बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इन चीजों पे लॉ बना सकती है, ये शेड्यूल 7 के अंदर लिखा होता है, जिसके अंदर 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर लिखे हुए प्रॉस्पेक्टिव के आधार पर स्टेट यूनियन अपने हिसाब से उन चीजों पे लॉ बना सकती है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसी के बेसिस पे अपोजिशन का ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स कभी चाहते ही नहीं थे कि ये लॉ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो। अगर वो ऐसा चाहते तो वो सिविल कोड को कॉन्करेंट लिस्ट में लिखते ताकि ये लॉ आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाए। चौथा और लास्ट आर्गुमेंट ये है, जब सीआरपीसी और आईपीसी जैसे खतरनाक और मेजर लॉज अगर इंडिया में पूरी यूनिफॉर्म तरीके से न इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी अच्छे से काम कर सकते हैं, तो फिर इंडिया को यूसीसी की क्या आवश्यकता है। अगर इस चीज को सिंपली समझे एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आज सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर ही रेप केसेस में डेथ पेनल्टी मिलती है, बाकी सभी स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में अपराधी को छोड़ दिया जाता है। अब इसी तरह से इंडिया के अंदर बाकी भी कई सारे लॉज ऐसे हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। उनका ये कहना है कि उन जैसे लॉज के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम कर रहा है ना, तो सिर्फ पर्सनलाइजेशन के अंदर ही इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की क्या आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मेजर इंटरव्यूज में आप देखोगे कि जो लोग इसे अपोज कर रहे हैं वो इसको हिंदू सिविल कोड से कंपेयर कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये हिंदूज के लिए ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकी धर्मों को इसको दबाया जा रहा है। तो सपोर्टर्स का मेन आर्गुमेंट ये है कि क्या इस लॉ को इस तरह से डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी यूसीसी पहले से ही इम्प्लीमेंट है और वहाँ के लोग अलग अलग रिलीजियस के बेसिस पे भी अच्छे से रहते हैं। वहाँ पे सभी लोगों की मैरिज की एक एज 18 ईयर्स है, पॉलीगैमी को एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता है और डिवोर्स के अंदर भी दोनों कंट्रीज में लीगल प्रोसेस के थ्रू डिवोर्स मिल जाता है। तो यही सेम क्लोज तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मौजूद है। तो क्या फ्रांस और जर्मनी भी हिंदू कोड को फॉलो कर रहे हैं? इनफैक्ट उनका सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे देश की शुरुआती गवर्नमेंट भी इस यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, जिसका सीधा सा जवाब ये है कि उन्होंने द हिंदू मैरिज 1955 एक्ट लागू करने से पहले स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लागू कर दिया था, जिसके थ्रू किसी भी इंडियन सिटीजन को इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करना पूरी तरह से लीगल माना जाएगा। इनफैक्ट इसके लिए आपको ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव को फॉलो करो। और एक तरह से अगर देखा जाए तो यूसीसी इसी का तो एक एक्सटेंशन है। तीसरा आर्गुमेंट सपोर्टर्स का ये है कि क्या डाइवर्स पर्सनल लॉज स्पेशली उन कम्युनिटी के वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स को विलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजरली यूसीसी और हिंदू मैरिज एक्ट का सबसे मेजर और सबसे अच्छा पॉइंट ये है वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जाम्पल के लिए हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनके लॉज के थ्रू ये कॉमनली मेंशन है कि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी उनके चिल्ड्रंस में इक्वली बांटी जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सो बेसिकली मुस्लिम्स में क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर फादर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो सारा का सारा जो मेजर शेयर है वो लड़के को मिलता है और लड़के के शेयर में से आधा मिलता है लड़की को। अगर वहीं पे एक वाइफ है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वाइफ को उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 1/8 हिस्सा ही मिलता है, बाकी सारा का सारा हिस्सा जाता है उनके बच्चों के पास में। अब ऐसे ही कुछ और भी लॉज हैं जो अलग अलग रिलीजन्स पे डिफर करते हैं। कई रिलीजन्स ऐसे हैं जिनके अंदर डिवोर्स अलाउड नहीं होता, चाहे आप कितना भी सफर कर रहे हो आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले का एक केस आया था। अब बेसिकली उस केस के अंदर हुआ ये था कि एक 10 साल के एब्यूजिव मैरिज के बाद में वो जो औरत थी वो कोर्ट में गई और उसने अपील की कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती है,
बट उसको ये डिवोर्स ये कह के नहीं दिया गया कि आपके धर्म में तो ये चीज अलाउड ही नहीं है, आपके पर्सनल लॉज के अंदर ये चीज इम्प्लीमेंट ही नहीं होती है। वैसे ही इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक की बात करें तो वैसे तो माना जाता है कि ये बैन हो चुका है, पर नहीं, इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। एक तो इंस्टेंट तलाक होता है, पर दूसरा जो होता है, जो दूसरा तरीका है उसका नाम है तलाक़े हसन। इसके अंदर ये होता है कि एक लंबे पीरियड टाइम के बाद में इंसान तलाक बोल सकता है और उसको तलाक मिल जाता है, जिसका ये गैप महीने 2 महीने पे डिफेंड कर सकता है। अब यूसीसी आने से होगा क्या कि ये सारे जो पर्सनल लॉज हैं ये सब हट के एक यूनिफाइड यानी सबके लिए एक इक्वल लॉ बन जाएगा, जिससे सीधा सीधा हेल्प होगी वुमेन्स को। क्योंकि अभी पर्सनल लॉज होने की वजह से जो कम्युनिटी की औरतें होती हैं उनके जो हक की लड़ाई है खुद के बेटरमेंट के लिए वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल लॉ। अब सपोर्टर्स का एक ये भी कहना है कि आर्टिकल 14 यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड आर्टिकल 15 जो कि कहता है कि स्टेट के बीच में रिलीजन्स और बाकी चीजों को लेके लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स भी इन कुछ चीजों की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, बट यूसीसी आने के बाद में इन फंडामेंटल राइट्स को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जो लास्ट वाली चीज है जिसके अंदर कहना है कि सीआरपीसी और आईपीसी इम्प्लीमेंट ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो इस पे सपोर्टर्स का ये कहना है कि हमें टाइम टू टाइम लॉ को मॉडिफाई करते रहना चाहिए। अगर बात करें सीआरपीसी और आईपीसी जैसे लॉज की, तो सोचो अगर वो इस तरह से इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सोचो अगर उसको एक यूनिफॉर्म तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब बेसिकली देखा जाए तो किसी भी कंट्रीज को अपने लॉज को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली टाइम चेंज होने के साथ साथ में चीजें भी चेंज होती रहती हैं। अब अगर बात करें मेरे पर्सपेक्टिव की, तो मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूसीसी को लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए ही अच्छा साबित होगा। यूसीसी को लेकर ये कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आपके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर आपके जो पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर कुछ दखलंदाजी होगी। ये तो सिर्फ कुछ चीजें जैसे कि डिवोर्स, प्रॉपर्टी, मैरिज, इन चीजों के अंदर इन चीजों को एक स्पेसिफिक तरीके से यूज करने के लिए ही इम्प्लेंट हो रहा है। बाकी यूसीसी के बारे में आपका क्या नजरिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए पूजा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।